हो गया? ओके, बेटा लिसन एवरीवन, कल बच्चे हमने एक कंसेप्ट कवर किया था। उस कंसेप्ट में हमने ये किया था कि जो पोटेंशियल की बात करते हो, पोटेंशियल इज एक्चुअली द वर्क डन टू मूव अ चार्ज. So potential was represented by V. It was work done in moving a unit charge from one point, from infinity to a point. और अगर potential difference कह रहे हो तो आप बोलोगे from one point to the other point. ठीक है बच्चे? तो सेम ये स्लोप वाला केस हो जाता है. आप जितनी स्पीड ज्यादा चाहते हो किसी भी चीज की, अगर आप चाहते हो कि कोई बॉडी है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा. मतलब इधर आ जा बच्चे, प्रणव इधर आ जा. मतलब बॉडी क्या जानी चाहिए? ज्यादा हाइट से छोड़नी चाहिए आपको. जितनी ज्यादा हाइट से बॉडी को छोड़ोगे उतनी ज्यादा लक्ष्य जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी. और अगर पोटेंशियल ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसमें कौन सी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? काइनेटिक ज्यादा हो जाएगी. समझ आ गई बच्चे? ओके. अगर आप पोटेंशियल का यूनिट लेके चलो तो यूनिट था वोल्ट. इसको भी बच्चे V में रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है जूल पर कूलम. जूल पर कूलम. क्यों? क्योंकि जूल हो गया वर्क, कूलम हो गया चार्ज, तो ये आपके पास हो गया जूल पर कूलम. ठीक है बच्चे? क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं. करंट था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और पोटेंशियल था वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज. पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. लेकिन हमें पता है एक्चुअल में मूव कौन करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. कौन मूव करता है? नेगेटिव मूव करता है. ठीक है. करंट कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर वेक्टर? स्केलर. क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव. करंट की डायरेक्शन फिक्स्ड है, कभी भी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती. ऐसे ही बच्चे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी क्या है? फिक्स्ड है. जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है. पोटेंशियल की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए पोटेंशियल भी कौन सी क्वांटिटी है बच्चे तुम्हारी? स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर. करंट स्केलर, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी. समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए. क्लियर है? आगे बढ़े फिर. ठीक है. ओके. तो कल अपन ने दो चीजें पढ़ ली थी. एक तो आपको एक जगह को पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज देते जाना है ना. और ये पॉजिटिव कैसे मिलेगा? क्योंकि हम दूसरी जगह से क्या लेके आ रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज. मतलब यहां से इधर क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. इधर से इधर क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज. और इधर आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स. इस वजह से ये प्रैक्टिकली हुआ है और ये हम क्या लिख रहे हैं? थ्योरेटिकली. प्रैक्टिकली तो ट्रांसफर कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन हम कह रहे हैं कौन ट्रांसफर हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज. क्या दोनों चीजें सही है? यस, बिल्कुल सही है. कोई चक्कर नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है इसमें. ठीक है. तो जिस पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसको आप बोलोगे कौन सी पोटेंशियल बच्चे? हाई पोटेंशियल. और जिस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसको क्या बोलोगे? लो पोटेंशियल. क्या बोलोगे? लो पोटेंशियल. तो एक लाइन लिख लो, करंट ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ये हाई पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि यहां क्या करना पड़ा आपको? बार बार वर्क करना पड़ा. क्या करना पड़ा? वर्क. क्या इंक्रीज करने के लिए? पॉजिटिव चार्ज. एक दे दिया पॉजिटिव, दूसरा दोगे तो सौखा आ जाएगा पॉजिटिव? नहीं. क्या करेगा? रिपेल. तो तुम क्या करोगे इस पे? वर्क और वर्क और वर्क करते जाओगे और तुम्हें एनर्जी मिलती जाएगी. ठीक है. चाहे वो वर्क आप जनरेटर से कर रहे हो, चाहे वो वर्क आप विंड एनर्जी से कर रहे हो, चाहे आप वो वर्क पानी गिरा के कर रहे हो, चाहे वो वर्क आप न्यूक्लियर एनर्जी से कर रहे हो, चाहे वो वर्क आप थर्मल पावर प्लांट से कर रहे हो. आपने क्या करना है? एक जगह को हाई पोटेंशियल पे बनाना है, दूसरे को क्या बनाना है? लो पोटेंशियल पे. बैटरी होती है ना अपने पास इन्वर्टर की. ठीक है. इन्वर्टर की बैटरी लगाई, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं. तुम्हें पता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहता, नेगेटिव नेगेटिव नहीं रहता. सब क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं. सब क्या हो जाते हैं? जीरो.
मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बजाय तुम क्या करो, पॉजिटिव और क्या लो, नेगेटिव लो, है ना। कहीं और से क्यों लेके आए हम इलेक्ट्रॉन्स, हम एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन लेके जाएं और फिर उनको आपस में क्या कर दें, कनेक्ट कर दें और इलेक्ट्रॉन का क्या देखें, फिर ट्रांसफर देखें। समझ आ गई बच्चे। करंट और पोटेंशियल में कोई फर्क है तो बताओ। मैं एक कॉमन सा बता रहा हूं, आपके घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आता है 220 वोल्ट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सॉकेट में जो ये दो पिन लगी हुई है, एक अगर प्लस 220 वोल्ट पे है तो दूसरी पिन कितने वोल्ट पे है, 0। अगर एक पिन प्लस 101 वोल्ट पे है, 110, दूसरी कितने पे होगी बोलो, माइनस 110 वोल्ट। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, 220 वोल्ट्स। कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर, 220 वोल्ट्स। अगर मान लो आपके पास एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है ना, एनर्जी बहुत है अपने पास, तो आपके पास क्या मिलेगी करंट, आपको किस पोटेंशियल क्या मिलेगी, 440 वोल्ट्स। क्या मिलेगी, 440 वोल्ट्स। मतलब जितनी एनर्जी ज्यादा दोगे, है ना, वो कोई भी अप्लायंस है वो उतना क्या करेगा, एफिशिएंटली वर्क करेगा, लॉसेस वगैरह उसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चलो वो आगे पढ़ेंगे, अभी ये 220 वाला कंसेप्ट क्लियर है बच्चे, क्लियर है, ओके। अगर मैं बोलूं करंट आ रहा है 3 एम्पियर, तो समझ जाओ 3 कूलम ट्रैवल कर रहा है कितनी सेकंड्स में, 1 सेकंड में। एक कूलम मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। किया था ना कल, तो सारे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं इस वायर से कितनी सेकंड्स में, 1 सेकंड। ठीक है बच्चे। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है ना, इसमें एक कंसेप्ट आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आता है कंसेप्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के 2-3 कंसेप्ट्स बनते हैं बच्चे। एक कंसेप्ट फ्री इलेक्ट्रॉन का ये बनता है कि देखो यार, जो आपके मेटल्स है ना, जो बड़े मेटल्स हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना नहीं चाहता है, नहीं चाहता ना। मान लो आपका सारे मेटल है, मेटल के एटम्स है, मैं भी नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई पूछेगा ये तेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैं कहूंगा ना ये तो मेरा नहीं है वो मेरा ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं कहूंगा नहीं मेरा नहीं है, वो किसी और के अराउंड घूमेगा। वो कहेगा मेरा नहीं, वो किसी और के अराउंड घूमेगा, किसी और का इलेक्ट्रॉन मेरे अराउंड घूम रहा होगा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रखना नहीं चाहता। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हो आप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हो आप इसे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट मे बी योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट मे बी सम अदर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर जस्ट मूविंग हियर एंड देयर। मन करता है उसी एटम के अराउंड या न्यूक्लियस के अराउंड घूमने की कोशिश करते हैं, कभी घूम जाते हैं, कभी नहीं घूमते। तो जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करेगी, मान लो अपने सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, और इस बोर्ड के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या आप उस इलेक्ट्रॉन की कदर कर रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की? नहीं ना। 1 सेकंड लगती है, आप तभी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हो भवन जी, है ना, करते हैं ना। लेकिन अगर मैं इधर पॉजिटिव साइड दे दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करेगी? इज्जत बढ़ गई ना इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कहता है दफा, मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है, मेरे को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करेगा किधर, पॉजिटिव की तरफ। अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती तो मैं उस दीवार को कौन सा चार्ज दे दूंगा, नेगेटिव। वो वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहने हैं, सेम। क्योंकि कल ही अपन ने बात की थी कि जितने इलेक्ट्रॉन इस वायर में है और इधर नेगेटिव है, मान लो इधर पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तभी यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर से 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, इधर से 3 जाएंगे, तो कंडक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखो, इन अ मेटालिक कंडक्टर, इन अ मेटालिक कंडक्टर, बेटा पेन है दो किसी के पास। इन अ मेटालिक कंडक्टर, इन अ मेटालिक कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, sorry, in a metallic conductor the electricity या इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी लिखो, स्लैश मार के लिखो करंट,
in a metallic current in a metallic conductor the electricity or current flow due to whom बच्चे, कैपिटल्स में लिखना है इसे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना, तो ये तो आयन बन जाना चाहिए, तुम्हारी जितनी वायर है वो आयन बन जानी चाहिए, तो हम क्या बोलोगे, नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए उतने उसने टर्मिनल से क्या कर लिए, गेन कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे बच्चे, सेम रहेंगे। ठीक, क्लियर है। बैटरी चार्ज होती है तो पोटेंशियल में डिफरेंस आता है या डिफरेंस कम होता है? जब बैटरी को चार्ज करते हो तो डिफरेंस बढ़ता है कि डिफरेंस कम होता है? बढ़ता है ना। मैक्सिमम लेवल तक क्या करेगा, बढ़ेगा। बैटरी डिस्चार्ज होगी तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिफरेंस 0 हो गया तो क्या होगा, चार्ज करनी पड़ेगी बच्चे। ठीक है, और है ना, इसके बारे में काफी कुछ उल्टी सीधी 50 चीजें लिखी हुई है, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है बच्चे। ठीक है, क्लियर है, ओके। सुनो ध्यान से, अजय तेरी क्लासेस खत्म हो जाए तो यार बता दियो, हम टाइमिंग अपनी अलग कर लेंगे यार, अगर तेरे को हमारी टाइमिंग से कोई दिक्कत है तो। एक मेटालिक कंडक्टर है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। कब मूव करेंगे, जब एक तरफ आप उसे क्या दे दोगे, हाई पोटेंशियल, और एक तरफ उसे आप क्या दे दोगे, लो पोटेंशियल। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बच्चे क्या होते हैं, जिगजैग पाथ में चलते हैं। जैसे ही तुम उसे पॉजिटिव साइड दे देते हो, मैंने ना थप्पड़ मारा है, रख इस पानी को, तुमसे 1 घंटा यार बैठा नहीं जाता बिना पानी के, मेंढक हो गया सब, या मछली हो गई, पानी के बिना मर जाओगे। इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, जब तक कनेक्टेड नहीं है, मैंने बताया था ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बेचारे, मेरा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, प्रणव के पास, प्रणव से नवजोत के पास, सुखवीर के पास, फिर नवनीत के पास, फिर इधर एंजल के पास, फिर अभिनव के पास। वो इलेक्ट्रॉन्स बेचारे क्या कर रहे हैं, इधर से उधर क्या किए जा रहे हैं बेटा, मूव किए जा रहे हैं। इस पाथ को बोलते हैं कौन सा रास्ता, जिगजैग पाथ। क्या बोलते हैं, जिगजैग पाथ। अगर 4 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो 4 इधर भी आ रहे हैं, तो टोटल जगह क्या रहती है आपकी, न्यूट्रल रहती है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलता है तो पता नहीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो जाता है ना, एकदम से कोई ऐसे शक्ति पड़ती है इलेक्ट्रॉन पे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या हो जाते हैं, एक सिंगल लाइन में हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं बच्चे, सारे सिंगल लाइन में हो जाते हैं। इसको आप क्या बोलते हो, विच मोशन, स्ट्रीमलाइंड मोशन, लीनियर मोशन, ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। ये समझदार है, ये तुम्हारी तरह नहीं है कि फाटक के ऊपर जाने के लिए, है ना, एक रास्ता जाने के लिए, एक रास्ता आने के लिए, है ना, तो एक के पीछे एक गाड़ी लगाने की बजाय हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी स्कूटी ऐसे आगे ले आते हैं ना पहले। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं है, इनको क्या करना है, इनको स्ट्रीमलाइंड मोशन में चलना है, इनको बिल्कुल सीधा चलना है ना, ये रॉन्ग साइड जाके ब्रेक लगा लेते हैं अपनी स्कूटी की। ठीक है, ये क्या चलते हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं। किस डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। ठीक है बच्चे, चलो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रैवल कर रहे हैं, क्या इनको किसी तरह की कोई फ्रिक्शन सहन करनी पड़ेगी? देखो, आपस में कोलाइड तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा। यस और नो? मान लो विकास का इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब इसके पास था तो इसने बड़ा बोला, जा यार तुम, मेरे को नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रॉन, आई एम अ मेटल, आई डोंट वांट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं तो आयन बन जाऊंगा। लेकिन जब उसे सच में लगा कि वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो ये मुझे फोन करेगा, यार मेरे से है ना एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तू आगे रोक लियो उस इलेक्ट्रॉन को, मैं ले लूंगा उसको वापस। ठीक है, तो मेरे साथ क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन की एक तरह से अट्रैक्शन होगी, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को एक तगड़ा पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं उसके रास्ते में हिंड्रेंस तो कॉज करूंगा, मैं उसको रोकने की तो कोशिश करूंगा, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। समझ आ गई बच्चे, कि जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, जब उनपे कोई शक्ति आ गई है, जब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में जो पॉजिटिव आयंस है
वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश तो करते हैं, इनका मोशन स्लो कर देते हैं, है ना, फ्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन को 100% रोक नहीं पाते। इलेक्ट्रॉन ने तो उधर ट्रैवल करना ही करना है। तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, द हिंड्रेंस ऑफर्ड इन द path of electron, what is it called? It is called resistance. लिखो, resistance is the obstruction caused, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन तेरे पास आएगा, तेरे वाला आगे, ये वाला आगे, ये वाला आगे, हाँ जी, कौन सा? दोनों इकट्ठे बंद हो जाएंगे ना। ओ यार, अरबों हैं, अरबों इलेक्ट्रॉन्स है ना, खुद 10 इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो गए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसे नहीं होता ना भाई, इलेक्ट्रॉन वहां, यार तूने 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, कैसे काउंट कर पाएगा? नहीं होगा भाई, ये ब्रॉड सेंस में। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ conductor. Resistance is the obstruction offered to the flow of electron in a conductor. Flow of electron in a conductor. Flow of electron in a conductor. Resistance is the obstruction offered to the flow of current in a conductor. In a conductor. ठीक है बच्चे, आगे लिखो cause of resistance. Cause of resistance. Cause of resistance. हाँ जी बच्चे, लिखो the collision between the collision between the electrons and the collision between the electrons and the positive ions, the collision between the electrons and positive ions in a metallic conductor, offers the obstruction. Offers the obstruction. Offers the obstruction. ध्यान से सुनना बच्चे, बेटा प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, जब पोटेंशियल से कनेक्टेड नहीं है ना, हाई लो पोटेंशियल से कनेक्टेड नहीं है, तो उस वायर में इधर उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इधर जा रहे हैं तो 2 इधर जा रहे हैं, वो सब क्या है, न्यूट्रल है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो गया, स्ट्रीमलाइंड हो गया। तो जब सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच बीच में जो पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल वो सेम लेते हैं। विकास के पास से इलेक्ट्रॉन भाग के छुड़ा के भाग गया वहां से, है ना, वो पूरी स्पीड से आ रहा है ना, जब वो मुझे क्रॉस करेगा तो उसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा, क्योंकि मैं उसको क्या करने की कोशिश करूंगा, अट्रैक्ट, है ना, या वो मेरे साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्गर फोर्स उसे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तेज स्लो, तेज स्लो, तेज स्लो, ऐसे चलते हैं। जैसे आर्टरी में ब्लड किया था ना अपन ने, क्या चलता है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है बच्चे, जर्क्स, है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। तो लिखो, द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल थ्रू द मेटालिक कंडक्टर। द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो कहां से कहां जाएंगे, लो टू हाई। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, हाँ जी बच्चे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल थ्रू द मेटालिक कंडक्टर, थ्रू द मेटालिक कंडक्टर, थ्रू द मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, स्टार्ट किया, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जैसे पॉजिटिव के पास है काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम, फिर ज्यादा,
फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। ठीक है, अब लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात सुनो यार, एक मशीन से अगर आप काम कम ले रहे हो और दूसरी मशीन से ज्यादा काम ले रहे हो, तो जिससे आप काम कम ले रहे हो उसकी फ्रिक्शन भी कम होगी, जिससे काम ज्यादा ले रहे हो उसकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, अगर दोनों आइडेंटिकल मशीन है ना। अगर दोनों क्या है, आइडेंटिकल मशीन है। एक कॉमन सा एग्जांपल है, अगर मैं 10 मिनट खेलूं है ना और मैं 30 मिनट खेलूं, तो किस कंडीशन में लॉसेस ज्यादा होने की चांसेस है? 30 मिनट में। ये नहीं है कि मैं थक गया हूं या कुछ, क्योंकि अगर 10 मिनट में जितने लॉसेस होंगे 30 मिनट में वो लॉसेस कितने टाइम्स हो गए? 3 टाइम्स हो गए। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब मुझे बताओ इन दोनों में कोलिजन के चांसेस ज्यादा किस में है, ए में या बी में? बी में, क्योंकि जितनी लेंथ लंबी हो जाएगी कंडक्टर की बेटा, इलेक्ट्रॉन को रास्ता क्या ट्रेवल करना पड़ेगा? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ने कहां से कहां जाना है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर आप छोटी वायर रखो तो जल्दी चले जाएंगे, अगर वायर लंबी कर दिया आपने तो उनको जाने में क्या लगेगा बच्चे? टाइम। जाने में टाइम लगेगा, रास्ता लंबा है तो कोलिजन्स भी क्या होंगी बच्चे? ज्यादा। कोलिजन ज्यादा होंगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा। तो पहला फैक्टर लिखो, लेंथ ऑफ कंडक्टर। हाँ जी बेटा। कॉपर वायर है जो वायरिंग की हुई है सारे इंडिया में की हुई है। हाँ जी बेटा। उसमें तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। सब में होती है बच्चे, सब में होती है, बल्कि हम बाहर वाली वायर तो एल्यूमिनियम की यूज करते हैं, और जो कि प्रोटेक्टेड वायर भी नहीं होती है। तो अब जितनी इलेक्ट्रिसिटी अपने को मिल रही है ना, उससे आप लगा लो 2.5 गुना प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसमिशन जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है लॉसेस के लिए। हम इसको लॉसेस को कर ही नहीं पाते हैं यार, कैसे कंट्रोल करें लॉसेस? ट्राई है, जैसे आप वायर जो है वो आयरन की जगह सिल्वर यूज करो, गोल्ड यूज करो, कॉपर यूज करो, लेकिन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब कॉस्ट बढ़ जाता है इसलिए घूम फिर के घरों के अंदर कॉपर यूज कर लेते हैं ताकि गार्डेड है, और बाहर क्या यूज कर लेते हैं? एल्यूमिनियम, ताकि सस्ती है, अगर चोरी भी हो गई तो देखी जाएगी। क्लियर है बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी, लेंथ डबल हो गई रेजिस्टेंस भी। ठीक है, सिंपल, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है सोचने वाली बात। ओके, सेकंड लिखो, सेकंड फैक्टर, most of the space in an atom is, most of the space in an atom is empty, most of the space in an atom is empty. Okay. ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। देखो, आपके पास एक सिंगल रोड है ना, आपके पास क्या है? एक सिंगल रोड है, ट्रैफिक है उस पे, एक के बाद पीछे दूसरी गाड़ी ऐसे लगी हुई है। ठीक है, आप चले जा रहे हो, उसी रोड को डबल कर दिया, चाहे नंबर ऑफ व्हीकल्स जो थे वो इंक्रीज हो गए, लेकिन उसी रोड को क्या कर दिया आपने? डबल कर दिया। इसको थोड़ा सा ऐसे एक समझते हैं हम लोग। मान लो इलेक्ट्रॉन को यहां से कहां जाना है? इधर जाना है। इसको जाने का एक पतला सा रास्ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, इनको क्या फेस करना पड़ेगा? ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा। हमने क्या किया? इस रास्ते को ब्रॉड कर दिया। नो डाउट अब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ट्रेवल करेंगे, बट रास्ता ब्रॉड करने की वजह से जो आपस में कोलिजन्स है वो क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस क्या हो जाएंगी? और ज्यादा। क्या चाहिए यार तुझे? क्या देख रहा है पीछे? हाँ तो नहीं देखना उसे, हाँ इधर देख। समझ आ गई? जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, वो ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन में। आप उनको जगह क्या दे दो? ज्यादा दे दो। अगर जगह ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा? कोलिजन ज्यादा होगी, कम? कम हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों में से बताओ किसमें कोलिजन्स कम रहेंगी? फर्स्ट में, सेकंड में? सेकंड में। तो वायर अगर आप चौड़ी कर दोगे, है ना, मान लो
जगह यहां से यहां तक ही जाना है। आप वायर को क्या करो बच्चे, थिक कर दो, तो वायर थिक होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो लिखो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और फिर लिखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, सॉरी A, ऐसे थोड़ी लिखेगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये नहीं लिखना है, कहीं ये लिखते फिरो, ये नहीं लिखना है, ये गलत है। क्या लिखा है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और यहां पे एरिया का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। देखो यार, एक वायर है आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, मतलब ये वायर है ना, तो ये वाला जो एरिया है इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो अगर इस वायर को मैं बीच में से कट कर दूं तो सर्कल बनेगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस आर हियर, आर इज रेडियस, आर इज रेडियस, ठीक है। वायर तो सर्कुलर ही होगी, क्या बना के, रेक्टेंगल बना के, बनाने को बना दो, सर्कुलर में सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है बच्चे। ओके, क्लियर है भाई, अक्षय जी क्लियर है बेटा। ओके, अगला फैक्टर लिखो टेम्परेचर, अगला फैक्टर लिखो टेम्परेचर। सेठ जी पढ़ना पड़ेगा, लिसन बेटा एवरीवन। क्या हो गया, सुनो सभी, टेम्परेचर पे। अच्छा, इसको हम ऐसे कंपेयर करते हैं, अंशुल जी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम गर्मियों में ज्यादा आती है या सर्दियों में, आप अंशुल हो, नहीं है ना, हाँ जी, गर्मियों में दिक्कतें ज्यादा आती है कि सर्दियों में, हम मूर्ख ना हो तो सोच रहा है और कह रहे हैं सर्दियों में। सर्दियों में क्या दिक्कत आती है, गर्मियों में दिक्कत ज्यादा आती है ना। गर्मियों में दिक्कत इसलिए ज्यादा आती है, हम लोग सोचते हैं कि गर्मियों में यार एसी चलते हैं, है ना, लोड ज्यादा हो जाता है, ये वो, चलो ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन गर्मियों में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी शक्ति की वजह से बिल्कुल ऐसे सीधे चल रहे थे, वायर को अगर आप हीट कर दोगे, आप इलेक्ट्रॉन्स को अलग से क्या दे रहे हो, एनर्जी। क्या दे रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को, एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन बस अपनी आंखें बंद करके सीधा ट्रैवल कर रहा था, जब उसके पास एनर्जी आ जाएगी वो कहेगा कि मेरा जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगा। समझ आ गई। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रीमलाइंड मोशन है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो स्ट्रीमलाइंड मोशन क्या होने लग जाएगा, डिस्टर्ब, है ना। एक तो चीज यार ऐसे चले, है ना, और एक जो चीज है जो जाते हुए क्या करे, बिल्कुल कांपने लग जाए, क्या करे बेटा, काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट करे। काइनेटिक एनर्जी से इधर उधर जाएगी तो आपस में क्या होगी बच्चे, उनमें कोलिजन ज्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ आ गई, क्यों, क्योंकि स्ट्रीमलाइन मोशन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब। वो डिस्टर्ब होगा तो कोलिजन्स क्या हो जाएंगी, ज्यादा। मैंने क्या बोला, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, गलत गलत बच्चे, गलत। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लिखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नहीं नहीं, सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं। हाँ, इसीलिए तो यार ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग कॉइल लगती है, जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतने एनर्जी लॉसेस क्या रहेंगे, कम। इसीलिए जो वायर है उसको बच्चे इंसुलेट किया जाता है, रबर की कवरिंग चढ़ाई जाती है बाहर, ताकि बाहर के टेम्परेचर की वजह से उस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज ना करे। हाँ जी बेटा, नहीं बेटा, पता है क्या, ओ मूर्ख आदमी, ये फैक्टर नहीं लिखोगे अर्नव जी कि टेम्परेचर की वजह से वायर की लेंथ बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है बच्चे, ऐसे तो बच्चे लिख देंगे कि उसकी वजह से डायमीटर भी बढ़ जाता है, लीनियर एक्सपेंशन भी हो सकती है और सुपरफिशियल भी हो सकती है।
तो वो फैक्टर नहीं है, यहां स्ट्रीमलाइन मोशन इज अ फैक्टर। इसीलिए कभी ध्यान देना, जो भी मशीन है ना, उसकी एफिशिएंसी बेस्ट आती है अगर वो मशीन ठंडी रहे। अगर कोई चीज गर्म होने लग जाएगी, मोटर गर्म हो जाए, पंखा गर्म हो जाए, वॉशिंग मशीन गर्म हो जाए, मिक्सर गर्म हो जाए, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लास्ट फैक्टर लिखो, नेचर ऑफ द मटीरियल, नेचर ऑफ द मटीरियल, नेचर ऑफ द मटीरियल, नेचर ऑफ द मटीरियल। ओ भाई, नेचर ऑफ द मटीरियल। कॉपी कहां है तेरी बेटा, कॉपी दो। ये किसके पास है इसकी, दक्षेश की कॉपी? तुम्हारा दिमाग खराब है? इसके पास तो मैं तुम्हें कह ही रहा हूं बेटा, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इसके पापा सोच रहे हैं भाई इसको दो बढ़िया शोरूम वहां पे कनाडा में खुलवा दें। जो भी है, बात नहीं आई मेरे भाई। भाई अपने को इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो जानबूझ के यहाँ तंग करने आता है लोगों को, ताकि इसको वर्कर्स मिले अच्छे अपने जैसे। इससे बात ही मत करो, अलग बिठा दिया करो इसे। ओके सुनो, ठीक है अग्रिम, लिसन एवरीवन, पे अटेंशन। नेचर ऑफ मटेरियल में ये आता है कि कुछ मटेरियल है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे आपके पास गुड कंडक्टर्स हो गए, जैसे आपके पास सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे ऐसे कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना अच्छा कंडक्टर होगा, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतना पुअर कंडक्टर होगा, है ना। उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कितना, इन्फिनाइट, ठीक है। पता ही नहीं, इतना ज्यादा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने ही नहीं देता। चलो अपन थोड़ा सा इनको इकट्ठा कर ले सबको। आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, हाँ जी, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चे, कांस्टेंट। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। यहां हमें कांस्टेंट क्या लेना है बच्चे, रो। इस रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। एक और इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक और इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक तरफ कर दो, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ कर दो। करना, इंटरचेंज करना। रो की वैल्यू बताना, इस फॉर्मूले से क्या होगी, आर इंटू ए अपॉन एल। ओके, रो आर के बराबर कब होगा, जब एरिया आपका क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब कौन सा एरिया, यूनिट एरिया, और लेंथ भी क्या होगी, 1 मीटर, मतलब कितनी लेंथ, यूनिट लेंथ। ऐसे तो आप 5 5 6 6 8 8 10 10 भी कर सकते हो, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे, लिखो। Specific resistance is the specific resistance is the specific resistance is the specific resistance is the resistance of specific resistance is the resistance of a unit length of a conductor, of a unit length of a conductor. Specific resistance is the resistance of unit length of a conductor of a unit area of cross section. बेटा प्लीज ये ध्यान से सुन लेना। Specific resistance is the resistance of unit length of a conductor of unit area of cross section. बच्चे प्लीज ध्यान से सुन लेना, ये जो बात बता रहा हूं तुम्हें। देखो बेटा,
क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं करता। क्या एरिया पे डिपेंड करता है? नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, दूसरा टेम्परेचर। मटेरियल पे और किस पे? टेम्परेचर। देखो कॉपर चाहे 50 मीटर हो चाहे 100 मीटर हो, लेकिन यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम जैसे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी ना, जो चीजें जिनके आगे ये स्पेसिफिक आ जाता है ना, वो मास, लेंथ, एरिया इन पे डिपेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते इन पे डिपेंड? क्योंकि यूनिट लेंथ के लिए ले रहे हो आप इनको। अच्छा, तो किसी का रेजिस्टेंस बताना आपको जरूरी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा जरूरी है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लो मैं कह दूं भी ये कॉपर वायर है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 1 ओम, यूनिट करेंगे अभी, 1 है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपसे पूछा जाए कि 5 मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1 इंटू 5। 10 का कितना होगा? 1 इंटू 10। मतलब ये रेट बता रहा है आपको कि 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस रेजिस्टेंस इतना है। इसके हिसाब से तुम रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो लिख लो, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन 2 फैक्टर्स, वन इज नेचर, सेकंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर से बढ़ेगा और नेचर तो फिर अपने को देखना है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम, इंसुलेटर की ज्यादा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी 2 है बच्चे, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है। अब करंट था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? ड्यू टू पोटेंशियल। पोटेंशियल वो एनर्जी है जो आपने दी है किसको मूव कराने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स चलते हुए क्या ऑफर कर रहे हैं? ऑब्स्ट्रक्शन। जो ऑब्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया वाले को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा बच्चे? अच्छा, पहले आर का यूनिट देखो, आर यूनिट है इसका ओम्स, ओम। रेजिस्टिविटी क्या हो गया? आर इंटू ए अपॉन एल, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। ओम की डेफिनेशन एंड ऑल ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। लिख लिया तूने ये वाला? तेरे को पता है तेरे पापा कितनी मेहनत करके बच्चे सारा तेरे को स्कूल में पढ़ाना और ट्यूशन की फीस और स्कूल की फीस, सौखी कमाई की जाती है क्या? तुम्हें यार कदर ही नहीं है यार, बिल्कुल ही। बताओ, तुम्हारे माँ बाप खुद कैसा फोन यूज करते और तुम्हें क्या दिलाते? जुबैर तेरा भी यही हाल है बेटा, कभी 2 घंटे खेत में जाके देख, पता चलेगा तेरे को भी क्या होता है। करते नहीं है तो ठेके तो दी होगी। हाँ तो वो है तभी तो है, तू क्या छोड़ेगा बता? तेरे पास क्या है? 4 दांत है, वो भी निकल जाएंगे किसी दिन, हंसता रहेगा ऐसे। तो हो गया बच्चे ये? बेटा अब तुम इस एज पे आ गए हो, तुम्हें समझना चाहिए भाई पेरेंट्स कितने औखे पैसे कमाते हैं। वो आरव देखो पीछे, लिख लिया बेटा? तो दिखता नहीं है ना उसे, तो वो आगे कर। तो आगे बैठ जा बेटा, पैरों पे चोट तो नहीं है, आगे तो आ सकता है। पढ़ना नहीं है, बात ये है बस। लिसन, ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर होगी। फिर कोई एक दक्षेश जैसा इंसान था, उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बच्चे। ठीक है, वो कहता है कि पोटेंशियल अगर मैं इंक्रीज करूं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? आप बताओ। पोटेंशियल बढ़ा दूं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दो चीजों का डिफरेंस बढ़ा दूं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सेम रहेगा या तेज होता रहेगा? तेज होता रहेगा, है ना। अपने को पता है जितनी हाइट बढ़ाओगे स्पीड उतनी तुम्हारी क्या होती रहेगी? ज्यादा होती रहेगी। क्या होती रहेगी? स्पीड ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, तो यार इसमें कुछ अलग नहीं था, बट जब इसने क्या किया, पोटेंशियल और करंट
क्या किया बच्चे इसने, पोटेंशियल और करंट को जब प्लॉट किया गया तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या की, इंक्रीज की। करंट की वैल्यू भी क्या की, इंक्रीज की। समझ आ गई। और ये लाइन क्या आई, स्ट्रेट लाइन। क्या आई ये बच्चे, स्ट्रेट लाइन। तो उसने बोला कि अगर पोटेंशियल डबल है तो करंट भी डबल, अगर पोटेंशियल 4 टाइम्स तो करंट भी 4 टाइम्स। इसका मतलब V और I आपस में क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। उस बंदे का क्या नाम था बच्चे, ओम, और उसका लॉ क्या था, ओम्स लॉ। लास्ट ईयर भी कर चुके हो तुम। डेफिनेशन सही लिखना इसकी, लिखो। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, the current flowing through a conductor is directly proportional, the current flowing through a conductor is directly proportional, is directly proportional to the, is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to the potential difference across its ends, directly proportional to the potential difference across its ends, provided across its ends, provided temperature remains constant, provided temperature remains constant। ठीक है। अगर टेम्परेचर सेम रहता है पोटेंशियल बढ़ाते जाओ और करंट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। समझ आ गई बच्चे। चलो, अगर कोई ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, मतलब इसकी स्लोप क्या रहेगी, कांस्टेंट। स्लोप क्या रहेगी, यही होता है ना। अगर आप याद है पिछली बार आप वीटी ग्राफ ऐसे बनाते थे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एसटी ग्राफ बनाते थे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, इसकी स्लोप क्या बनेगी बताओ। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बताओ स्लोप क्या बनेगी बच्चे, v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1 means change in V upon I। यही होगा, yes or no। ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है बताओ, I is directly proportional to V और V is directly proportional to I। क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है बताओ, V इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं, कांस्टेंट इनटू I। तो V अपॉन I इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, R, और इसे नाम क्या दिया जाता है बच्चे, रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव। VI ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस, IV ग्राफ की स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1 अपॉन R को आप क्या बोलते हो बच्चे, कंडक्टेंस। हाँ जी बच्चे, कुछ नहीं बनाया, बस तुम कंडक्टिविटी लिख लो। साइमन का सिंबल होता है बच्चे, सिमन। लो यार बस, 1 अपॉन R इज कॉल्ड कंडक्टेंस, 1 अपॉन R इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन मैम VI ग्राफ की जगह क्वेश्चन क्या होगा, गिव IV ग्राफ। हम मुंह उठा के क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस। R नहीं लिखना, क्या लिखना है, 1 अपॉन R। सो 1 अपॉन R इज कंडक्टेंस, 1 अपॉन R इज, 1 अपॉन R इज कंडक्टेंस। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए। ठीक है, क्लियर है। ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का
V इक्वल्स टू आई आर। जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स है बच्चे, 80% न्यूमेरिकल्स तुम्हारे इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, एक चीज बताओ तुम, सर वैसे क्या तुम्हें लगता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आप किसी चीज को यूज कर? मान लो आप फोन चला रहे हो, क्या हो गया? कितनी मर्जी वायर हो, मान लो आप फोन चला रहे हो कनिका जी, है ना, और आपने फोन 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा चलाया, जितनी मर्जी बढ़िया कंपनी का तुम्हारे पास फोन हो, ठीक है, कोई भी अच्छी कंपनी का आपके पास फोन हो बच्चे, वो भी हीट होगा, जो मर्जी हो जाए। दुनिया में कोई मशीन ऐसी नहीं है जो हीट प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। अगर मैं थप्पड़ मारना है, अब समझ आ गई? क्लियर है? तो हम कह देते हैं कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बट क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है? नहीं। तो ओम्स लॉ एक थ्योरेटिकल लॉ है। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उन कंडक्टर्स को या रेजिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर्स या ओमिक रेजिस्टर्स। कोई पूछ ले कि ओमिक रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, आप क्या बोलोगे? यस। है ही नहीं कोई। लेकिन जितने भी तुम्हारे मेटालिक कंडक्टर्स हैं, उनको आप किस कैटेगरी में डालते हैं? ओमिक। हम कहते हैं कि जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, लेड है, इन सब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में कोई भी परफेक्ट ओम्स लॉ पे बेस्ड नहीं है। सुपर कंडक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी उन्हें यूज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। समझ आ गई? आपकी 30 से 40% दक्ष जी एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है, जस्ट टू ओवरकम लॉसेस ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब ऐसी चीजें जो ओम्स लॉ पे बेस्ड नहीं है, उनको आप क्या बोलते हो? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्या बोलते हो? नॉन ओमिक कंडक्टर्स या नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। इसमें तुम्हारी आती है एलईडीज, 11th में पढ़ोगे यार ज्यादा डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल चाहिए। डायोड्स जितने भी होते हैं तुम्हारे, है ना, जो डायोड्स होते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? यार अलग टॉपिक है, बस एलईडी होती है ना जैसे तुम्हारी, है ना ही तो वो बल्ब है ना, ना ही वो एक कंडक्टर है सिंपल। जैसे एलईडीज है, वो डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड। नॉन ओमिक है, होते सारे नॉन ओमिक है बच्चे, होते सारे नॉन ओमिक ही है, लेकिन हम प्रैक्टिकली नहीं बात करते हैं, थ्योरेटिकली बात करते हैं। तो नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ बनाओ, क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व बनेगा? कर्व बनेगा। नॉन ओमिक का ये बनेगा, ओमिक का स्ट्रेट बनेगा। जहां V अपॉन आई कांस्टेंट रहता है वो ओमिक है, जहां V अपॉन आई कांस्टेंट नहीं रहता वो कौन है? नॉन ओमिक है। कई बार तुम्हें टीचर V और I की वैल्यूज दे देगा और तुम्हें बोलेगा बताओ ओमिक है या नॉन ओमिक। अगर हर जगह V अपॉन आई क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो क्या है? ओमिक। अगर डिफरेंट आ रहा है तो क्या है? नॉन ओमिक। क्या आएगा बच्चे? नॉन ओमिक। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? आई सेम आया है, कुछ लोग जीरो नहीं बच्चे, सेम आएगा। फिर आपकी इजी है चैप्टर। हाँ ये समझ आ गया। अब इसको अप्लाई करना है अपन ने।